हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केसीआई। केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के 12th क्लास की हिंदी के पहले ही चैप्टर वासुदेव सरल अग्रवाल तथा इनके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। अब है इनके गद्यांशों का। मैं आपको पहला गद्यांश है इनका, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उनके भौतिक रूप, सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निमूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपात्य जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब इस गद्यांश के प्रश्नोत्तरों को हम चलो पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो हम लिखेंगे, उत्तर है इसका, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र का देश के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि तथा धरती के रूप में उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सतर्क रहने तथा उसे समृद्ध बनाने की बात पर बल दिया है। लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? इस प्रश्न का उत्तर ये है, लेखक के अनुसार धरती या भूमि अनंत काल से है, जिसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उनके सौंदर्य एवं उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहना हमारा परम कर्तव्य है। नंबर 4 है, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः पृथ्वी या धरती है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी धरती से नहीं जुड़ी हो तो उस राष्ट्रीयता की भावना को निर्मूल एवं निराधार माना जाता है। नंबर 5 है, निर्मूल और पल्लवी शब्दों के क्रमशः उपसर्ग तथा प्रत्यय हटकर लिखिए। निर्मूल निर उपसर्ग, पल्लवित इत प्रत्यय। अब दूसरा गद्यांश है, ये आपका दूसरा गद्यांश है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। यहाँ से लेकर ये हमारा है, उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। और ये गद्यांश भी पढ़ना जरूरी रहता है, क्योंकि गद्यांश जरूर पढ़ लेंगे तो जिससे आपके सारे क्वेश्चंस इसी में से निकलते हैं। तो चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, ये है। अब प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें पृथ्वी अर्थात भूमि के
महत्व को समझते हुए उसके विभिन्न पक्षों से परिचित होना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उजागर हो सके। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश में वसुंधरा किसे कहा गया है? उपयुक्त गद्यांश में पृथ्वी को ही वसुंधरा कहा गया है, धरती को वसुंधरा कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियां भंडार हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है इसी में, पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का क्या आशय है? उत्तर है इसका, पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का आशय यह है कि यहाँ बहने वाली नदियाँ पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप देती हैं और इसी मिट्टी से पृथ्वी की धरती माता की देह सजाती है, अर्थात धरती फलती फूलती व उपजाऊ बनती है। चौथा प्रश्न है हमारा, छोटे छोटे पत्थर प्रसाधन एवं सौंदर्य हेतु किस प्रकार उपयोग होते हैं? उत्तर है, पहाड़ों से टूटे हुए छोटे छोटे पत्थर नदियों के प्रवाह के साथ बहते हुए किनारों पर लग जाते हैं, जो सूर्य की किरणों से चमकते रहते हैं। इसी पत्थर व कुशल कारीगरों द्वारा कारीगरी करते हुए उनके स्वरूप को परिवर्तित किया जाता है और इनका प्रयोग प्रसाधन एवं सौंदर्य हेतु किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट गद्यांश है, पृथ्वी और आकाश के अंतकाल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी और आकाश के अंतकाल में जो सामग्री भरी है, यहाँ से लेकर रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। आप ये पूरा गद्यांश जरूर पढ़ लें, जिससे आपको इसके क्वेश्चनों का पूरी तरह ज्ञान हो सके, क्योंकि ये गद्यांश भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। अब इसके पहले प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की भावना केवल भावात्मक स्तर तक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जागृत के स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी एवं आकाश के बीच विद्यमान नक्षत्र, समुद्र में स्थित जलचर, खनिजों एवं रत्नों का ज्ञान आदि भौतिक ज्ञान विज्ञान राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक होते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है इसका, लेखक ने राष्ट्र की सुप्ति अवस्था कब तक स्वीकार की? उत्तर है, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था तब तक स्वीकार की जब तक नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित न हो जाए। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र को सुप्त अवस्था में ही माना जाना चाहिए। अब है इसका अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी किसी राष्ट्र का भौतिक स्वरूप उन्नत बन सकता है, अर्थात विज्ञान का विकास इस प्रकार हो उससे श्रमिकों को हानि न पहुँचे और उनके कार्य और कुशलता में वृद्धि हो। यह कार्य बिना किसी दबाव के हो या सर्वसम्मति से में हो, इस प्रकार कोई भी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। उसी गद्यांश का ये चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार राष्ट्र समृद्धि का
उद्देश्य कब पूर्ण नहीं हो पाएगा। उत्तर है इसका, लेखक के अनुसार राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक देश का कोई भी नागरिक बेरोजगार होगा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण एक एक व्यक्ति से होता है। यदि एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा तो राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। आपका अगला गद्यांश है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यहाँ से लेकर सबको एक जैसा अधिकार है। ये भी पूरा गद्यांश आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे पूरे गद्यांश से आपको प्रश्न निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं जो बता रहा हूँ उसको कॉपी पे ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रस्तुत गद्यांश में माता और पृथ्वी की समानता किस आधार पर की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में स्पष्ट है कि जिस प्रकार प्रत्येक माता और सभी पुत्रों को समान भाव से स्नेह करती है तथा सबके दुख और सुख में एक साथ रहती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने सभी पुत्रों अर्थात पृथ्वीवासियों को, जिसमें सभी छोटे बड़े प्राणी शामिल हैं, प्यार देती है तथा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग देती है। नंबर 2 है, प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है से लेखक का क्या आशय है। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का आशय यह है कि किसी अमीर हो या गरीब, प्रगतिशील हो या पिछड़ा, सभी में मातृभूमि के लिए समान प्रेम भाव होता है। संसार के समस्त प्राणियों को प्रगति व उन्नति के लिए मातृभूमि समान अवसर प्रदान करती है तथा इसकी समन्वय की भावना राष्ट्र की उन्नति पर प्रगति का आधार होती है। तीसरा प्रश्न है इसका, गद्यांश में मातृभूमि की समस्याओं को अनंतकाल क्यों कहा गया है। उत्तर है इसका, गद्यांश में मातृभूमि की इसमें सीमाओं हैं, मैंने जल्दी में लिखा नहीं। गद्यांश में मातृभूमि की सीमाओं को अनंत इसलिए कहा गया है। मातृभूमि की सीमाओं को अनंत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके निवासी अनेक नगरों, शहरों, जनपदों, गांव, जंगलों एवं पर्वतों से बसे हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तथा विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, परंतु सभी एक ही धरती माता के पुत्र हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश मिलता है। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन करते हुए हमें संदेश दिया कि समानता का व्यवहार करते हुए हमें अपनी धरती माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे उनको भी वीडियो का पूरी तरह से लाभ प्राप्त हो सके और वो भी इस वीडियो के जरिए अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ा सकें और हिंदी में 90+ ला सकें। थैंक यू।